नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में कहां पर एक्शन हो रहा है, कहां पर एक्शन होने वाला है और किन खबरों के दम पर एक्शन होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और आज बातचीत के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की, सुनील कुमार कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, नरेंद्र तनेजा हैं एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट और साथ ही पुखराज चोपड़ा हैं कमोडिटी कारोबारी हैं और ग्वार मामलों पर इनसे हम बात करेंगे। चलिए, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत होगी क्रूड के साथ और आज की हमारी थीम ये है कि किस करवट बैठेगा क्रूड। ये सवाल इसलिए क्योंकि क्रूड के लिए दो तरह के फंडामेंटल एक साथ बहुत तेजी से सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि मार्केट किस फंडामेंटल पर रिएक्ट करेगा, तेजी के फंडामेंटल पर या मंदी के फंडामेंटल पर। पहले आप क्रूड की पूरी कहानी समझिए, फिर हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि आगे मार्केट का हाल होगा क्या। तो पहली बात तो ये कि कच्चे तेल की कीमतों में कल तेज गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 से 3% तक दाम गिर गए। WTI क्रूड का भाव 68 के करीब पहुंच चुका है और ब्रेंट का भाव इस वक्त 72 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड। सवाल यह है कि आखिर क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतना तेजी से गिरा क्यों कल। तो कल की जो, वैसे तो गिरावट की कई वजह पहले से मौजूद हैं, लेकिन कल की जो गिरावट आई क्रूड में उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड कंज्यूमर है, वहां पर कच्चे तेल के स्टॉक में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। करीब करीब 36 लाख बैरल के आसपास स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है। तो इसने मार्केट के सेंटीमेंट को डाउन किया है। इसके अलावा ये एक तो बड़ी वजह है, जबकि मार्केट का अनुमान ये था कि क्रूड का स्टॉक घटेगा, लेकिन इसके विपरीत स्टॉक बढ़ा है, तो इससे मार्केट का सेंटीमेंट डाउन हुआ है। ये एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कुछ और जो वजह है वो ये कि दुनिया भर में जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट की चिंता बढ़ रही है, इससे मार्केट में डिमांड घटने की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई है। और देखिए, दिलचस्प ये है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े क्रूड कंज्यूमर अमेरिका और चीन, इन दोनों देशों में कोरोना ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और चीन में तो हालत यह है कि चीन के आधे हिस्से में करीब करीब डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है और वहां पर सख्ती भी काफी बढ़ चुकी है। अमेरिका में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये दोनों देश क्रूड के 2 सबसे बड़े कंज्यूमर हैं दुनिया में, लिहाजा डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। इसका भी इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। तो ये तो वजह यह है कि जो गिरावट आई है, जो गिरावट के फंडामेंटल है। अब तेजी का तर्क क्रूड में यह है कि यहां पर चूंकि अब धीरे धीरे दुनिया में जो ओपन अप वाली बात है वो तेजी से शुरू हो रही है, तो डिमांड बढ़ने की संभावना थी, जिसका इंपैक्ट हमने पिछले दिनों क्रूड पर देखा भी था और दाम बढ़े भी थे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में तनाव जो इस वक्त दिख रहा है, इससे भी आज भी जो मार्केट में थोड़ा बहुत आप सपोर्ट देख रहे हैं, मामूली बढ़त देख रहे हैं, इसके पीछे वजह यही है कि मिडिल ईस्ट में तनाव है और इसने भारी गिरावट को रोकने का काम यहां पर किया है। गैसोलीन, अमेरिका में गैसोलीन का भंडार नवंबर के निचले स्तर पर पहुंच चुका है और इस बीच बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ब्रेंट का भाव $85 तक जा सकता है। तो दोनों अलग अलग खबरें हैं। अब देखते हैं कि आगे मार्केट पर किस खबर का ज्यादा इंपैक्ट होता है। तनेजा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा सर, आज की जो हमारी थीम है किस करवट बैठेगा क्रूड, तो आपकी राय इस पर क्या होगी? क्या आगे क्रूड में आप तेजी देख रहे हैं या मंदी देख रहे हैं? नहीं, मंदी तो मुझे जो हालात आज के चल रहे हैं उसमें नहीं नजर आती है। उसकी समझ ये है कि ठीक है, डेल्टा वेरिएंट को लेकर के अमेरिका है, चीन है, दुनिया के तमाम देशों में चिंता बरकरार है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था ने ये भी सीख लिया है, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो चाहे वो और कोई वेरिएंट हो, उसके साथ उसने जो है साथ साथ चलना सीख लिया है। अर्थात यह चाहे चीन की अर्थव्यवस्था है या अमेरिका की है या अन्य देशों की है, उसमें कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के आज जो है उत्पादक और बाजार ये मान के चल रहा है कि आने वाले समय के अंदर खासतौर से जाड़ों में कच्चे तेल की जो मांग वो बढ़ सकती है। ये कहीं ना कहीं वो मान के चल रहा है और यही वजह है कि सऊदी अरामको ने कल उसका जो एक बहुत बड़ा जो कस्टमर है उसके लिए कीमतों में बल्कि बढ़ोतरी कर दी और एक तरफा बढ़ोतरी कर दी और कहीं ना कहीं उसने भारत को भी इशारा किया है कि अपनी जो तेल कीमत है भारत के लिए उसमें भी वो कम से कम 25 सेंट की बढ़ोतरी कर सकता है। तो कुल मिला के ये सेंटीमेंट ये दिखाता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में जो है वो मांग बढ़ने वाली है। कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, उसके साथ साथ मांग भी बढ़ेगी, लेकिन जिस हिसाब से टीकाकरण हो रहा है उससे उनको लगता है कि कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया की जो है उनमें धीरे धीरे करके बढ़ोतरी आएगी।
तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि अभी नीचे की तरफ तो एकदम नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ऊपर जाएगा मुझे ऐसा नजर नहीं आता। मुझे लगता है ये 65 और 70-72 की जो रेंज है, आने वाले कुछ सप्ताह इसी रेंज में रहने वाला है, और कम से कम 2 महीने और। उसके बाद हमको देखना होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या होती है, कितने बाजार खुलते हैं, टूरिज्म कितना खुलता है, कुल मिला के सेंटीमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन अभी जो है वो 65 और 72 इसके आसपास इस रेंज में घूमे। हो सकता है कभी 75 भी हो जाए, हो सकता है कभी 68 भी हो जाए, लेकिन औसत जो रेंज है 3 महीने के अंदर मेरे अंदाज से जो है वो 65-72 के आसपास रहने वाली है। तो सर, जो बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि $85 तक क्रूड जाएगा, आप इस अनुमान को खारिज कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। देखिए, अब ये बहुत से लोग कह रहे हैं, कुछ बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो इसमें हेज फंड्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि 130 भी चला जाएगा, 110 भी चला जाएगा। लेकिन आपको पता है कि पिछले 150 साल में हमने बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस देखे हैं और बाद में वो करेक्शन होते दिखते हैं। अगर 85 के मतलब ये हुआ कि काफी हद तक कोरोना वायरस का प्रकोप कम होना चाहिए, भारत जैसे के अंदर जो है टोटल कंजम्पशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए, चीन में नॉर्मल हो जाना चाहिए, अन्य अर्थव्यवस्थाओं में नॉर्मल हो, तभी ये 85 पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओपेक के अंदर खासतौर से हमने देखा है जितनी मजबूती पहले थी उतनी मजबूती नहीं है। उसने अब यूएई की बात को माना है। कहीं ना कहीं मार्केट शेयर की लड़ाई ओपेक के अंदर चल रही है, तो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि ओपेक कितना भी प्रोडक्शन कट करने को तैयार है इसलिए कि कीमत ऊपर चली जाए, बल्कि उन्होंने तो प्रोडक्शन कट के लिए एग्रीमेंट किया है। दूसरी तरफ जो अन्य उत्पादक है, नॉन ओपेक, उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है। अगर आप शेल की भी रिपोर्ट अगर रिसेंट देखें तो उससे भी ये लगता है कि कुल मिलाकर के उत्पादन बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो है, पूरे सम्मान के साथ, मुझे लगता है जल्दबाजी है और कहीं ना कहीं इसमें गलती है। फंडामेंटल्स उन्होंने गलत रीड करे हैं और एक तरह से रीड करे हैं, तो मुझे ऐसा नजर नहीं आता। मुझे लगता है 65 और 72 की रेंज आने वाले 2-3 महीने में, और उसके बाद हमको रिव्यू करना पड़ेगा 2-3 महीने के बाद कि कुल मिलाकर के स्थिति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की क्या होती है। अच्छा, तो आप कहें कि 65 से 72 के आसपास जो है क्रूड का प्राइस रहेगा, यही रेंज रहेगा 65 से 72 के बीच में। और आप कह रहे हैं कि फिलहाल कोई बड़ी तेजी कच्चे तेल में दिख नहीं रही है, और ये बात इसलिए भी ठीक है क्योंकि अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि जो 2 सबसे बड़े कंज्यूमर हैं दुनिया में क्रूड के, वहां पर कोरोना को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ने लगी है, लिहाजा डिमांड घटने की आशंका तो है और उसका साफ साफ असर हम कीमतों के ऊपर देख भी पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड पर अपना व्यू देने के लिए। फंडामेंटल को देखते हुए कटके जी, अब फंडामेंटल की बात हम नहीं करेंगे, फंडामेंटल हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप टेक्निकली बताएं कि आज के लिए एमसीएक्स पर कच्चे तेल में इस भाव पर क्या करना चाहिए। जी नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है मोमेंटम थोड़ा डाउनसाइड ही है। टेक्निकल फ्रंट पे भी अगर हम देखते हैं तो WTI $68 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट उसका $66 तक का लग रहा है। तो यहाँ से और तकरीबन 120 रुपए तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 4980 से लेके 4950 तक का एक लेवल जो है देखने को मिल सकता है। तो अराउंड 5070 का अभी का भाव चल रहा है, तो 5070 या 5100 के रेंज में एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 5140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए पहला टारगेट 5020 का होगा और दूसरा टारगेट जो है 4980 का लेके चल सकते हैं। ओके, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर। वंदना जी, आपका कोई पोजिशनल व्यू है कच्चे तेल के ऊपर? मृत्युंजय जी, फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन आया है थोड़ा सा भी यहाँ पे ड्यू है, रीजन भी है यहाँ पे। और जो रिसेंट जो यहाँ पे फ्लड आए हैं बड़े बड़े इकोनॉमीज में यहाँ पे आए हैं, उसका डेटा भी आने वाले समय में आएगा, उसका भी एक रिएक्शन क्रूड पे देखने को मिलेगा क्योंकि एक्टिविटीज कम हुई है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि सेल करके चलना चाहिए, 5080 के लेवल पे सेल करना चाहिए, 5020 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5110 का होगा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल यहाँ पे एग्री कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि एक बार क्रूड में 4950 तक के प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, तो उस लेवल तक के लिए यहाँ पे सेल करके चला जा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी कच्चे तेल के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का मार्केट आज भी दबाव में है और करीब करीब 70 रुपए नीचे है, 47,820 के स्तर पर है। एमसीएक्स पर गोल्ड इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो कटके जी, आप जरा बताएं, चूंकि कल अमेरिका में आंकड़े आएंगे नॉन फार्म पेरोल के, उससे पहले गोल्ड का मार्केट क्या ट्रेड के लिए आपको तैयार दिख रहा है? बहुत लंबे वक्त से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 48 के ऊपर मार्केट टिक नहीं पा रहा है, क्या करना चाहिए इस भाव पर गोल्ड में?
जी मृत्युंजय जी, जैसे आपने बताया आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा है 6 बजे, और कल जो है यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा है, और अंदेशा यही है कि तकरीबन 8.8 लाख तक का जो है जॉब क्रिएशन जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि डॉलर के लिए पॉजिटिव माना जा सकता है। हालांकि एक्चुअल डेटा कल आएगा। इसका मतलब यही है कि गोल्ड पे थोड़ा दबाव बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस एक रेंज में ही रहेंगे कल के डेटा तक। अगर ओवरऑल नियर टर्म पर्सपेक्टिव देख के चलते हैं तो 47,800 और 48,000 का एक लेवल जो है डिसेंट बाइंग लेवल माना जा सकता है पोजिशनल व्यू के चलते हुए। बट जैसे आपने बताया हफ्ते भर से भाव जो है 1800 और 1810 डॉलर के रेंज में ही कॉमेस पे घूम रहा है, क्योंकि डेटा दोनों तरफ के आ रहे हैं। एक तरफ जो सेफ हेवन डिमांड है डेल्टा वेरिएंट के स्प्रेड होने से, वो एक तरफ सपोर्ट दे रहा है। इवन यूएस और चाइना की इकोनॉमी में जो स्लो डाउन देखने को मिला है उसका थोड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों का रिस्क एपेटाइट जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्राइसेस पे प्रेशर भी पड़ा है। तो रेंज बाउंड ट्रेड जो है कल तक मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आज के लिए कुछ ट्रेड करना है तो एक छोटे टारगेट से मुझे लगता है बाय करके चलना चाहिए। 47,800 और 850 के रेंज में भी का जो प्राइस चल रहा है वहां पे बाय कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं 47,700 का, 48,000 का पहला टारगेट और 48,200 का दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है वंदना जी, चांदी पर आपका व्यू क्या होगा? चांदी में इस वक्त 100 रुपए से ज्यादा की गिरावट है और 67,500 के नीचे है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। क्या इंट्राडे में दिन के कारोबार में चांदी की ये गिरावट और बढ़ सकती है, शॉर्ट करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके से मिक्स यहाँ पे ट्रिगर्स हैं, टेक्निकल लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट देना होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर एक बार 67,400 का लेवल टूटता है तो ही यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 67,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट रखना होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 67,600 का। और अपसाइड में अगर मुझे लग रहा है कि इन केस अगर यहाँ पे अपसाइड का मूव आता है चांदी में, तो एक बार 67,600 से ऊपर जाए तो ही यहाँ पे जो बाइंग करना बनता है। बहुत लंबा टारगेट यहाँ पे नहीं रखना होगा, यहाँ पे टारगेट रखना होगा 68,200 का, और इसके लिए इस पोजीशन के लिए जो स्टॉप लॉस बनेगी वो यहाँ पे होगा 67,100 का। तो यहाँ पे टेक्निकल लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे ट्रेड करना होगा और टारगेट्स को छोटे रखने होंगे और स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा। ओके ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी चांदी के ऊपर। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ग्वारगम पर 5% का अतिरिक्त सर्विलांस मार्जिन लगा है। क्यों लगाया गया मार्जिन, क्या इसका और इम्पैक्ट होगा, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि ग्वारगम पर 5% का अतिरिक्त सर्विलांस मार्जिन ग्वारगम पर लगा दिया गया है, और ये लागू है 6 अगस्त से इसे लागू किया गया है। 6 अगस्त से 27 अगस्त तक के लिए इवेंट बेस्ड मार्जिन इसे कहते हैं, जो अभी लगाया गया है एडिशनल सर्विलांस मार्जिन 5% का ग्वारगम के ऊपर लगाया गया है। इसका असर ये हुआ है कि आज ग्वारगम का भाव करीब 1.5% नीचे है और 7400 के नीचे आ गया है। पिछले कुछ दिनों में दाम ठीक ठाक बढ़े थे और उसके बाद ये मार्जिन लगाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्वार मार्केट के एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जुड़ रहे हैं। पुखराज जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत लंबे वक्त के बाद सर ग्वार कॉम्प्लेक्स में तेजी आई थी, ऐसे में इस तरह का मार्जिन लगाना क्या ठीक है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मार्जिन लगाना कतई ठीक नहीं है। ये नैरो कमोडिटी है, नैरो कमोडिटी में अतिरिक्त चाल भी आती है, पर ग्वार में दम में ऐसी कोई चाल या ऐसी कोई जबरदस्त तेजी मंदी नहीं बनी है। जिस तरह से सोयाबीन में डेली 10% अप डाउन हो रहा था, जिस तरह से मस्टर्ड में अप डाउन हो रहा था, जिस तरह से तेल में अप डाउन हो रहा था, तो उसके देखते हुए ग्वार दम में कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बावजूद भी एडिशनल मार्जिन लगाना ये और वॉल्यूम को घटाएगा, ट्रेडर को परेशान करेगा। मृत्युंजय जी, ये जो मार्जिन लगता है, मुझे याद नहीं है कि 8650 रुपए से कम चला था और 5700 रुपए बिक गया था पिछले कोरोना जब शुरू हुआ था। उस समय ये अतिरिक्त मार्जिन कहाँ गया था, ये मेरी समझ में नहीं आया। ये मार्जिन लगाने का तरीका इनका हो सकता है कि अब इन्होंने ये कर दिया हो कि भी मार्जिन लगा देंगे इतना % बढ़ने से, इतना % घटने से, पर नैतिकता से ये सोचे तो जो बचत कम हुई
और जिस तरह से बिजाई कम हुई तो उस तरह से तेजी तो थोड़ी बहुत आनी थी, और उस पर मार्जिन लगाना, मार्जिन से हमेशा हर बार देखा है, मार्जिन से उस चीज से ब्रेक आ जाता है एक बार के लिए, बाद में वो वापस चल पड़ती है, पर एक बार के लिए ब्रेक आ जाता है, तो ये ठीक नहीं है बाजार के लिए, और ये मार्जिन के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जी मृत्युंजय जी। ठीक है, एक सवाल पुखराज जी, छोटा सवाल आपसे और कि जो मार्जिन लगा है उसका इम्पैक्ट तो आज हमने देख लिया, ग्वारसीड और ग्वारगम का प्राइस गिरा है, आप बताएं कि क्या अभी और गिरावट आएगी, मार्जिन का और असर दिखना बाकी है या जितना असर आना था आ चुका है? देखिए मृत्युंजय जी, मैं हमेशा ग्राउंड को देखता हूँ, और ग्राउंड को यदि देखें तो इसमें मंदी आज भी नहीं होनी चाहिए थी, मंदी की कोई कारण नहीं था, ऐसी बरसातें नहीं है कि जिससे खेती हो जाए। हालांकि औसत बराबर हो गया मृत्युंजय जी, राजस्थान का औसत है वो ठीक हो गया, हमारे बीकानेर संभाग का भी औसत ठीक हो गया, तो वो औसत ठीक किस तरह से हुआ है कि कहीं तो 9 इंच बारिश हो गई और कहीं आधा सेंटीमीटर भी नहीं हुई, तो उससे खेती पे कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है, और फंडामेंटल तो इसमें मंदी बनती नहीं है, और फंडामेंटल इसमें मंदी का कोई कारण भी नजर नहीं आ रहा। इसका जो बाई प्रोडक्ट है रोस्टेड कोरमा, वो भी बहुत ऊंचा बिक रहा है मृत्युंजय जी, तो इसमें मंदी का कोई कारण नहीं है। जी ओके जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल हैं ग्वार के वो तेजी के हैं, मजबूत हैं, लिहाजा मंदी की कोई वजह अभी है नहीं, मार्जिन का जितना इंपैक्ट दिखना था आज दिख गया है। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, वंदना जी आपका, और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।